नमस्कार दोस्तों। एक छात्र का कमेंट आया था कि सर ग्लोबल वार्मिंग पे एक वीडियो बनाइए। फिर मैं सोचा आप ही तो हमारी फैमिली हैं। मैंने मेहनत करके ग्लोबल वार्मिंग पर एक बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की। दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मेरी कमी या अच्छाई को ज़रूर बताएं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में भूमंडलीय ऊष्मीकरण। तो एग्जाम में ध्यान है दोस्तों, ये ना देखिए क्या दे सकता है भूमंडलीय ऊष्मीकरण। इसका सीधा अर्थ होता है दोस्तों भू यानी पृथ्वी के, मंडल यानी मंडल में ऊष्मीकरण यानी ऊष्मा का बढ़ जाना। पृथ्वी के मंडल में ऊष्मा का बढ़ जाना, ये क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। आइए इसको विस्तार से जानते हैं ये होता कैसे है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के संतुलित मात्रा के बढ़ने से होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे ही दोस्तों कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के संतुलित मात्रा के बढ़ने से होने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसी वृद्धि को दोस्तों क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ तीन शब्द है दोस्तों, एक है ग्रीन हाउस और दूसरा है ग्रीन हाउस गैस और तीसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट तीनों को दोस्तों विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस को जानते हैं दोस्तों। तो ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म करने के लिए उनको जिस कांच के आवरण में रखा जाता है उसी आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। यह सूर्य की ऊष्मा को अंदर आने तो देता है परंतु बाहर जाने नहीं देता है। दोस्तों ये ऐसा बनाया जाता है कि सूर्य की जो ऊष्मा और गर्मी आती है इस कांच के अंदर तो आ सकती है और यहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं इन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, लेकिन ये ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। इसकी आवश्यकता ठंडे देशों में ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। और ये करता क्या है कि कोमल पौधों को ऊष्मा और ऊर्जा देके ये जो है ठंडी से बचाता है। ग्रीन हाउस का आविष्कार दोस्तों सर्वप्रथम फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट ने 1800 ईस्वी के दशक में किया था। दोस्तों ऊपर हमने जाना कि ग्रीन हाउस जो होता है वो कांच का एक आवरण होता है जो सूर्य की गर्मी और ऊर्जा को तो ले लेता है परंतु उन्हें वापस नहीं जाने देता। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है दोस्तों, वह गैस जिसमें शुद्ध ऊष्मा को अवशोषित करने का गुण हो, यानी दोस्तों सोखने का गुण हो या ग्रहण करने का गुण हो, उसे क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं या ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पांचवा सल्फर हेक्साडाई और भी गैस हैं दोस्तों, ओजोन है और भी गैस है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, CFC है। आइए यहाँ चित्र से कुछ ग्रीन हाउस गैसों को देखते हैं दोस्तों। मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ओजोन दोस्तों दो कार्य करती है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती भी है और ये CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब तक हम लोग जाने कि ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस क्या होता है। अब हम जानेंगे दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम सभी जानते हैं पृथ्वी को प्रकाश व गर्मी किससे मिलती है दोस्तों, सूर्य से मिलती है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर क्या होती हैं अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद यही ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों परावर्तित होने से क्या करती हैं रोक देती हैं और इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। होता कैसे है, सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर ना सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल होता बल्कि खेती करना आसान भी नहीं होता और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना भी
मुश्किल हो जाता। यानी दोस्तों ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये तो पृथ्वी को गर्म तो कर रही हैं, परंतु ये अत्यंत आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोस्तों पृथ्वी पर शून्य हो जाएंगी तो पृथ्वी बहुत ही क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो कोई गैस बचेगी नहीं ऊष्मा को सोखे। इस प्रकार दोस्तों जिन ग्रीन गैसों को हमारे सामने खलनायक के रूप में पेश किया जाता है वे बेहद जरूरी भी हैं, लेकिन जब ये संतुलित मात्रा में हो। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इनकी मात्रा फिक्स होनी चाहिए। अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो ये टेम्परेचर ज़्यादा धरती पे बढ़ा देंगी, जिससे वही खतरा होगा ग्लोबल वार्मिंग का। यही कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो भूमंडलीय उष्मीकरण को सबसे ज़्यादा बढ़ा रही है, परंतु इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पृथ्वी से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग दोस्तों 33 सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। यानी पृथ्वी का टेम्परेचर औसत क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। यानी दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैसें जिस प्रकार हमारे पर्यावरण को बिगाड़ रही हैं, उसी प्रकार ये इनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग किए क्या है कि इसको पर्यावरण में इसकी मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिससे इनका वर्कआउट बढ़ गया है और जिससे हमें ही नुकसान हो रहा है। एक बार चित्र से योगदान की बात कर रहे हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा सहयोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। कितना है दोस्तों? तो ये 76% है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों मीथेन, और मीथेन का इमिशन कितना है? 16%। ये गैसें ज़्यादा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसका तो उत्सर्जन हम लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये पौधों के सड़ने गलने से इसका भी उत्सर्जन होता रहता है। तीसरे पे दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका योगदान कितना एमिशन में 6% है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, आइए देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है दोस्तों ये पीछे हम लोग पढ़े हैं, CO2 है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के जनक को दोस्तों किसको बोला जाता है? डॉक्टर जेम्स हेंसेन को। यानी डॉक्टर जेम्स हेंसेन को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का जनक कहा जाता है। क्यों जनक कहा जाता है? क्योंकि 80 के दशक की शुरुआत में वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतावनी दी कि पृथ्वी गर्म हो रही है। ग्रीन हाउस का निर्माण दोस्तों सर्वप्रथम फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री चार्ल्स लूसियन बोनापार्ट ने बनाया था। और ये कब बनाया था? पीछे हम लोग देखे भी हैं दोस्तों, 80 के दशक में, यानी 1800 ईस्वी के दशक में। कोमल पौधों को किस लिए बनाएगा दोस्तों? तो ये कोमल पौधों को ठंड से बचाने के लिए। जिम्मेदार की बात करें दोस्तों तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश जो है दोस्तों वो है पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे इंडिया। इसके बाद दोस्तों यूरोपियन यूनियन। उत्पादन की बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा चाइना उत्पाद करता है। कितना करता है? 11,336 मिलियन मैट्रिक टन। दूसरे नंबर पे है अमेरिका, 5,032 मिलियन मैट्रिक टन। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका नंबर 1 पे है और ये चाइना दूसरे नंबर पे है। ओवरऑल उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है और अमेरिका दूसरे नंबर पे है। ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या दोस्तों? जलवायु में परिवर्तन होगा और जिससे क्या होगा? यही स्थिति होगी दोस्तों, कहीं बहुत सूखा होगा तो कहीं बहुत बाढ़ आएगी। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में दोस्तों शीर्ष बड़ी कंपनियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आती है दोस्तों सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी अरामको। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसका T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही प्रचार किया जा रहा था। ये CO2 का उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों गैज़प्रोम ओआईओ कंपनी जो कि रसिया के दोस्तों ये है। तीसरे नंबर पे है नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी और ये ईरान की है। चौथे नंबर पे दोस्तों कोल इंडिया और पाँचवें नंबर पे दोस्तों चाइना नेशनल पेट्रोलियम क्रॉप NCNPC। ये ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा हुई कैसे दोस्तों? तो ये हुई सबसे ज़्यादा दोस्तों जीवाश्म ईंधन जो दोस्तों हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, कोयला, तेल, गैस,
इसी के जलाने से। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है कौन? तो CO2, जिसका योगदान दोस्तों है 76%, चित्र में हम लोग देखे हैं। दूसरे नंबर पे मेथेन, इसका है 16%, और तीसरे नंबर पे है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका है दोस्तों 6%। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग दोस्तों 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हुई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रहता है, नेचर का भी एक सिस्टम होता है और पृथ्वी का तापमान ही भी मेंटेन रहता है। लेकिन 80 के दशक से दोस्तों कितने, केवल 1 सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि हुई है और इतना पृथ्वी पे भूचाल आ गया है। सोचिए दोस्तों, अगर ये 1 सेंटीग्रेड की जगह और रहता तो फिर क्या होता। अच्छा, ये भी अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक तापमान लगभग दोस्तों कितना सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा? 1.5 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें दोस्तों तो ये है 15 सेंटीग्रेड। कितना है दोस्तों? 15 सेंटीग्रेड। ये नोट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैस को हटा दिया जाए तो पृथ्वी का तापमान 15 सेंटीग्रेड के बजाय दोस्तों कितना हो जाएगा? -18 डिग्री। देख लीजिए दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस एक विलन ही नहीं, हमारी पृथ्वी की दोस्त भी है, परंतु वही बात है कि इनकी मात्रा संतुलित हो। इस प्रकार ग्रीन हाउस गैस क्या है? हीरो भी है, न कि बस केवल ये विलन है, बस इसकी मात्रा को संतुलित रखना है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया जाए, केवल CO2 हटा दिया जाए दोस्तों, तो पृथ्वी के तापमान में 33 सेंटीग्रेड कितने की कमी आ जाएगी? लगभग 33 सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी। यानी ये भी एक प्रकार की जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों विलन और दोस्त दोनों के रूप में जाना जाता है। फिनलैंड दोस्तों पहला ऐसा देश था जो कार्बन टैक्स लगाया। ये कब लगाया था दोस्तों? तो जनवरी 1990 में। अवसर्जन कितना करता है दोस्तों? तो केवल 0.3% करता है। सोच लीजिए दोस्तों कितना ये कार्बन उत्सर्जन में भविष्य को देखते हुए ये समझदार देश है। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जो कार्बन की मात्रा जितनी उस देश में होनी चाहिए उससे भी कम होती है, और इसमें 2 हैं दोस्तों। ये 2 निगेटिव देश है दोस्तों, भूटान और सूरीनाम। भूटान तो दोस्तों अपनी कार्बन क्रेडिट बेचता है चाइना को। पृथ्वी का वायुमंडल तापमान है दोस्तों ये -68 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस तक। जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर दोस्तों निगेटिव होता जाता है। नीचे से कुछ ऊपर जाने पे तो बढ़ता है, लेकिन फिर ये निगेटिव होने लगता है। पृथ्वी पर सबसे गर्म तापमान की बात करें दोस्तों तो ये 2005 में दर्ज किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ईरान के लूट रेगिस्तान में। टेम्परेचर कितना था? तो 70.7 सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा तापमान की बात करें अंटार्कटिका के वोस्टोक में पाया जाता है, और इसका टेम्परेचर है दोस्तों -89.2 89.2 सेंटीग्रेड। भारत के औसत तापमान की बात करें तो दोस्तों इसका तापमान है 2 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड। दुनिया के सबसे गर्म देश की बात करें तो ये देश है दोस्तों माली। ग्लोबल वार्मिंग से दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है दोस्तों, तो वो देश का नाम है चाड। और खुद के कार्बन उत्सर्जन से खुद यानी स्वयं प्रभावित देश है दोस्तों, तो ये 3 देश हैं, जर्मनी, जापान और भारत। इसी ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए दोस्तों एक समझौता हुआ जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, और यह जापान में हुआ। और ये कब हुआ दोस्तों? 11 दिसंबर 1997 में। आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। हुआ कहाँ? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों क्योटो में हुआ था। ये क्योटो कहाँ है? तो ये जापान में है। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को ये अपनाया गया। और लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ।
इस संधि में दोस्तों कुल कितने देश थे? 92 देश थे। उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। दोस्तों जो विकसित देश थे उन्हीं को जिम्मेदार बताया गया, उत्तरदायी माना गया कि यही देश जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। मराकेश समझौता एक है दोस्तों, ये भी जान जाइए। क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मराकेश 2001 के COP7 में अपनाया गया था। यानी दोस्तों इस क्योटो प्रोटोकॉल का विस्तृत नियम कब अपनाया गया? मराकेश 2001 के COP7 में अपनाया गया था। पर्यावरण के लिए दोस्तों एक और बड़ा सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन, और ये दोस्तों हुआ था 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में। ये कैसा सम्मेलन है? तो पर्यावरण से जुड़ा सबसे बड़ा सम्मेलन है दोस्तों। अन्य नाम इसका क्या है? पृथ्वी सम्मेलन या एजेंडा 21। आधिकारिक नाम इसका है दोस्तों, आधिकारिक नाम है दोस्तों इसका पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं दोस्तों जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल वार्मिंग। आइए इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दोस्तों पहला इफेक्ट क्या होगा? जो हिमनद हैं वो क्या करेंगे? पिघलने लगेंगे बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या है? हिमनद हैं, और जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ये क्या हो रहा है दोस्तों? बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जब ये पिघलेंगे दोस्तों तो होगा सागरीय स्तर में वृद्धि, और वृद्धि से क्या होगा दोस्तों? जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े शहर हैं वो या तो सागरों के किनारे हैं या नदियों के किनारे हैं। उदाहरण के रूप में दोस्तों न्यूयॉर्क को देख लीजिए, वाशिंगटन को देख लीजिए, लंदन को देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, स्टॉकहोम को देख लीजिए, मुंबई, न जाने कितने ऐसे शहर हैं। ये इनको क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समुद्र में डूब सकते हैं या डूबने का खतरा है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वह ये तो शहर है दोस्तों। मालदीव जैसे देश जो है दोस्तों ये भी डूब जाएंगे। ये वही मालदीव है दोस्तों जो भारत के सैनिकों को अपने देश से भगाने में जुटा है, जबकि इस पे इतना बड़ा खतरा है कि यह 2050 तक डूब सकता है। इसके बारे में ये नहीं सोच रहा है। एक और कारण है दोस्तों सागरीय स्तर में वृद्धि का। एक और भी कारण है दोस्तों, होगा क्या कि सागरीय क्षेत्रों में प्रकाश दीप्त क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाएगा। प्रकाश दीप्त क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? ये वह क्षेत्र होता है जहाँ तक प्रकाश पानी में पहुँच सकता है, और ये कहाँ तक पहुँचा है दोस्तों? 200 फीट तक। जब जल स्तर ऊंचा बढ़ेगा दोस्तों तो ये यहाँ तक वर्तमान वाले 200 फीट तक नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ की दोस्तों जो जैव विविधता होगी उसको प्रकाश नहीं मिल पाएगा, और प्रकाश न मिलने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार वहाँ के जीव दोस्तों क्या होंगे? मर जाएंगे, और उस पर आश्रित होने वाले जीव पुनः मरने लगेंगे, और इस प्रकार सागरीय जैव विविधता पर क्या होगा दोस्तों? बड़ा संकट होगा। सबसे बड़ा संकट है दोस्तों सागरों का अम्लीयकरण। यानी यह कैसा खतरा है? बड़ा खतरा है। होता क्या है दोस्तों कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या होती है? घुलनशील होती है, इसलिए सागर CO2 को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जल में घुलनशील होती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जब ज़्यादा होगी तो सागर भी क्या करेगा? CO2 की मात्रा को ज़्यादा अवशोषित करेगा। ज़्यादा अवशोषित करने पर सागर में CO2 की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे सागर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय होने से सागर में रहने वाले वनस्पति व जीव जंतु पे दोस्तों निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और इससे क्या होगी दोस्तों? उस सागर में रहने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये बड़ी मात्रा में दोस्तों ये सागर के जीव जंतु मरेंगे तो क्या होंगे दोस्तों? ये डिकम्पोज्ड होंगे, यानी ये अपघटित होंगे, और फिर अपघटित होने से दोस्तों यानी सड़ने से फिर क्या निकलेगा? CO2। ये इतना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा दोस्तों कि जो CO2 हम बढ़ाए थे, जिससे सागर क्या जो CO2 को लेता था
पुनः सागर क्या करेगा, CO2 को खुद उत्सर्जित करने लगेगा। यानी दोस्तों जो सागर CO2 को खुद ग्रहण करता था वो खुद क्या करेगा, अब CO2 को बड़ी मात्रा में छोड़ेगा। एक और होगा दोस्तों हिमनदों का पिघलना। अभी तो दोस्तों ये पृथ्वी के ध्रुवी वाले हिमनद के पिघलने की बात हो रही थी। अब क्या होगा, जो हिमालय पर्वतों पे या जो पर्वतों पे हिमनद है दोस्तों, इनके पास भी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। और इन हिमनदों के बगल में दोस्तों होती है झीलें, और ये रिश्ते रिश्ते झील क्या होंगी दोस्तों, बहुत ही भर जाएंगी, जिससे इनका क्या होगा, बांध टूट जाएगा। और बांध टूटने से दोस्तों झीलों का पानी नीचे बहने लगेगा, और नीचे दोस्तों होता है मानव का बसेरा, और इस प्रकार पूरा गांव क्या होगा, जलमग्न हो जाएगा। ये गोल्फ क्या है दोस्तों, ये तो है दोस्तों क्या है, प्राकृतिक आपदा। लेकिन कारण कौन है दोस्तों, हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे हिमनद क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और इसके पानी झीलों में जाएंगे, फिर झीलें भरेंगी, झीलों का बांध टूटेगा, और बांध टूटने के बाद दोस्तों ये मानव बस्ती जो नीचे होगी उसे जलमग्न कर देगी। ग्लोब क्या होता है दोस्तों, किसी नदी में अचानक बाढ़ आ जाना, कोई क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। एक प्रकार के दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कारण कौन है, आज के डेट में हम ही लोग। जब तापमान में वृद्धि होगी दोस्तों तो इससे होगा क्या, अर्बन हीट आइलैंड बनेगा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों शहरी उष्मा द्वीप। हम लोग देखते भी हैं दोस्तों, शहर जो होते हैं उसमें कंक्रीट का ज़्यादा प्रयोग होता है, और ये क्या करते हैं, इस तापमान को ये शोषण करते हैं, यानी सोखते हैं, जिससे वहाँ का टेम्परेचर दोस्तों बढ़ जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड। हम लोग देखते भी हैं दोस्तों, गांव में अत्यधिक शीतलन रहती है इस शहरों की अपेक्षा। शहरों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हीट, या शहर बहुत गर्म होते हैं। और ये किस लिए होता है, जब तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ कंक्रीट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे टेम्परेचर को सूखेगा, और इस प्रकार क्या होगा, स्थानीय स्तर पर तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें दोस्तों तो ये पूरी दुनिया पे खतरा है। अब तो पृथ्वी के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लग रहे हैं दोस्तों, ये इतना बड़ा डिजास्टर है। और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी दोस्तों, होगा क्या, वर्षा के पैटर्न में दोस्तों होगा क्या दोस्तों, प्राकृतिक आपदा में भी क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग से वृद्धि होगी, तो फिर क्या होगा, वर्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन होगा। यानी जहाँ सामान्य वर्षा होती थी वहाँ क्या पड़ेगा, सूखा, और जहाँ सूखा वाला क्षेत्र होगा दोस्तों वहाँ क्या होगी, बाढ़। और इससे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों, सूखा वाले जगह पे दोस्तों कोई वैसा बाढ़ से बचने के लिए कोई सिस्टमेटिक उपाय नहीं होता है सूखा वाले क्षेत्र में, और वहाँ क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे वो बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है। और जहाँ वर्षा वाली जगह है दोस्तों वहाँ हम इसी के आधार पे कृषि या फिर अन्य कार्यों को देखते करते हैं, वहाँ सूखा आ जाएगा तो वहाँ भी दोस्तों बहुत बड़ी समस्या होगी। जलवायु परिवर्तन से दोस्तों एक विशेष प्रकार की घटना होती है। जलवायु की विशेष घटनाएं क्या दोस्तों, अल नीलो या ला नीला के प्रभाव में वृद्धि। इसको दोस्तों गूगल कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।